हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक बिजनेस स्टडीज का हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है स्टाफिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दें कि स्टाफिंग से आप लोग का एग्जाम में सेमेस्टर 4 में 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग जो भी बुक फॉलो देखिए, ये जो बुक्स हम अभी आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, ये बुक का नाम है निमाई बागची के है। ठीक है ना, ये हम आप लोगों को बोले थे प्रणब दत्ता और निमाई बागची में से कोई भी एक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हम निमाई बागची और प्रणब दत्ता दोनों ही को देखें। स्टाफिंग वाला जो टॉपिक है निमाई बागची में थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, शॉर्ट और प्रिसाइज में दिया हुआ है, उसमें भी अच्छे से दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस तो सेम है, पढ़ाई कोई भी बुक से, टॉपिक्स तो सेम रहेगा। ये चैप्टर से आपके एग्जाम में आने वाला है 1 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स प्लस 1 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स। हम क्यों बता दिए आप लोगों को, जब हम टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे ना तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि अच्छा ये 7 मार्क्स वाला चैप्टर है। समझ रहे हो, 7 तो मतलब ये चैप्टर से क्लोज टू अराउंड 18% मार्क्स सिर्फ ये चैप्टर से आएगा। 7 मार्क्स कैरी कर रहे हैं और इससे कोई भी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखो, अच्छा आप लोग का जो भी बुक ले रहे हो, आप लोग देखना बुक के स्टार्टिंग में ही ना ये ऐसा टाइप में बना हुआ रहेगा, इसको फॉलो करना है। बोर्ड्स की तरफ से जो पिछले साल आया था, बहुत कोई दिखा रहा है सर कंज्यूमर प्रोडक्शन, भाई वो पुराना था। हम आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया कंज्यूमर प्रोडक्शन सेमेस्टर 3 में उसका कहानी खत्म, अब सेमेस्टर 4 है ये। ठीक है, तो ये जैसे कि हम बोले फर्स्ट चैप्टर पूरा यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा। उसके बाद से सिर्फ कुछ ही वीडियोस यूट्यूब में आएगा, हर चैप्टर्स का एक आध वीडियो। अगर आप लोग को पूरा हम लोगों से पढ़ना है तो हम लोग का जो पेड बैच है इनरोल होइए उसमें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप लोग कांटेक्ट करिए, कॉल मैसेज करिए और हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए। हर चैप्टर पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को सजेशंस देंगे विद आंसर। सिर्फ क्वेश्चन भी देंगे, क्वेश्चन भी देंगे, उसका आंसर भी देंगे। उतना आप लोग को पढ़ लेना है, दैट इज 100% गारंटीड फ्रॉम माई साइड कि एग्जाम में वो सब मैच करेगा जो जो सजेशन हम लोग आपको देंगे। तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, मिला के 7 मार्क्स। 2-2 मार्क्स में से क्या क्या आने का चांसेस है वो सब क्वेश्चन का लिस्ट विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5-5 मार्क्स में क्या आने का चांसेस है वो सब चैप्टर्स का लिस्ट विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ईयर क्वेश्चन भी, ये सब टॉपिक से अगर टॉपिक्स तो सेम ही है, सिलेबस नया है ना, टॉपिक्स तो पुराना ही है, तो ये सब चैप्टर से पिछला 10 साल में टिल 2024 क्या क्या आ चुका है 2015 से 2024 तक का, वो भी आप लोग को क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर देंगे। ईयर क्वेश्चंस और सजेशंस यूट्यूब में एक दिन पहले अपलोड होगा। जो पेड बैच रहेंगे अभी ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस वीक, आपके हाथ में विद आंसर्स आ जाएगा। तो ये सब फायदा है पेड बैच में इनरोल होने का। ठीक है, तो स्टाफिंग में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, टोटल कितना टॉपिक है? 6 टॉपिक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस हम कर लिए सिलेबस वाले पे। ठीक है ना, देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 आ गया यहाँ पे और कंज्यूमर प्रोडक्शन गायब हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग का आधा चैप्टर को कट करके सेमेस्टर 4 में लाया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कट करके सेमेस्टर 3 में लाके उसको क्लियर कर दिया गया। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो स्टाफिंग क्या मतलब है सर स्टाफिंग का? What do you mean by staffing? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? देखो बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया, 2 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिलेक्ट, ट्रेन, प्रोमोट एंड रिटायर सबऑर्डिनेट्स। स्टाफिंग क्या? स्टाफिंग बोला गया है कि भाई स्टाफिंग जो है ना ये एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है सर? ये प्रोसेस है जहां पे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, हायर किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब में प्लेस्ड किया जाता है और फिर रिटायरमेंट भी दिया जाता है, रिटायर भी होता है। ठीक है ना, तो स्टाफिंग मींस पुटिंग पीपल टू जॉब। बोलते हैं ना भाई ये मेरा स्टाफ है, ये मेरा स्टाफ है। क्या मतलब है ये मेरा स्टाफ है? तो मतलब ये मेरे वर्कर है, ये मेरे लिए काम करते हैं, ये मेरे यहाँ काम करते हैं।
ठीक है ना। लेकिन स्टाफिंग का मतलब सिर्फ काम में रखना नहीं होता है, स्टाफिंग में बहुत कुछ आ जाता है। रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट, ऑल कम्स अंडर स्टाफिंग। दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है ना। स्टाफिंग का मतलब रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना, ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना और रिटायरमेंट, ये सब क्या आ जाता है स्टाफिंग में। देखो, इट कैन बी सेड the process through which the functions relating to recruitment, selection, placement, training, development, appraisal, promotion and retirement of personnel, of workers, of employees are performed is called staffing। 2 मार्क्स वाला डेफिनेशन है ये। What do you mean by staffing? 2 मार्क्स वाला डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, स्टाफिंग का मतलब लोगों को, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट देना, ट्रांसफर करना, प्रमोट करना, रिटायरमेंट, ये सब किस में आ जाता है सर? ये सब दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन स्टाफिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सर इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटे से एक स्कूल बहुत बड़ा स्कूल कैसे बनेगा? जब उस स्कूल का स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सर स्टूडेंट लोग बहुत अच्छा कैसे परफॉर्म करेगा? जब हम स्कूल में बेस्ट टीचर्स, बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट स्टाफ, बेस्ट ऑफिस वर्कर्स को हायर करेंगे, सब जब बेस्ट रहेगा, आउटपुट भी बेस्ट होगा। स्टूडेंट का रिजल्ट तो आउटपुट है, इनपुट तो टीचर्स लोग और बाकी सबका एफर्ट है, स्टूडेंट का भी एफर्ट है। समझ में आ रहा है? तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा साउंड ह्यूमन रिसोर्स उन लोगों के पास है। अभी देखते हो ना, इंडियन क्रिकेट टीम का बोलबाला क्यों है? पहले ऑस्ट्रेलिया का था, उससे पहले वेस्ट इंडीज का था, क्योंकि भाई उन लोगों के पास प्लेयर अच्छा था। प्लेयर अच्छा ऐसे अचानक से हो गया सर? नहीं सर, इसके पीछे बहुत मेहनत रहता है, बोर्ड का मेहनत रहता है, कोच का मेहनत रहता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा टीम लगा हुआ रहता है, तब जाके अच्छा परफॉर्म कर पाता है प्लेयर लोग। सिस्टम डेवलप किया जाता है उस तरह से, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन दी साउंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वेरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ह्यूमन रिसोर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस से कोई नहीं रोक पाता है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, पहला, की टू अदर मैनेजरियल फंक्शंस। जितना भी मैनेजरियल फंक्शंस है वो सब का की कौन है? स्टाफिंग है। द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब डिपेंड करेगा स्टाफिंग पे, ठीक है ना। क्यों? अगर आप अच्छा मैनेजर को हायर नहीं किए, प्लान खराब होगा, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा सही से, डायरेक्शन नहीं दे पाएगा वो सही से। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैनेजर्स टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट स्टाफिंग। अच्छा वर्कर नहीं है, कोच जितना भी, प्लेयर जितना भी अच्छा आ जाए, वर्कर, बोर्ड अच्छा नहीं है, टीम अच्छा नहीं है, ठीक है ना, चेयरमैन अच्छा नहीं है, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह मैनेजर्स जितना भी अच्छा हो, स्टाफ सही नहीं है, रिक्रूटमेंट सही नहीं हो रहा, प्लेसमेंट सही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसीलिए स्टाफिंग को बोला गया है की टू मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम लोग बोलते हैं ना यार, गवर्नमेंट सेक्टर या इंडिया के एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत खराब है, इसमें जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सरकारी स्कूल में कोई चीज़ ढंग का हो नहीं रहा है। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मालूम है? स्टाफिंग को सुधार दो। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, ज़्यादातर हर स्टेट में, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, आप देखो प्राइमरी स्कूल टीचिंग हो गया या सेकेंडरी स्कूल टीचिंग हो गया, सब करप्शन के थ्रू टीचर्स लोग घुस जाते हैं। अब जो टीचर को आप हायर ही किए करप्शन के थ्रू, तो वो थोड़ी अच्छा पढ़ा पाएगा। आप हायरिंग प्रोसेस को ठीक करिए, सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक करिए, स्टाफिंग को ठीक करिए, बेस्ट टीचर्स लोग जाएगा वहां पे। बेस्ट सिर्फ टीचर्स बेस्ट जाने से नहीं होगा, ऑफिस स्टाफ बेस्ट रहेगा, प्रिंसिपल बेस्ट रहेगा। अगर तरीका से हायरिंग किया गया
ऑनेस्टी के साथ, तो ऑटोमेटिकली ये जो एजुकेशन सेक्टर का इतना बुराई होता है गवर्नमेंट का, ये ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया स्टाफिंग इज द की टू अदर मैनेजरियल फंक्शन। दूसरा, टू मेक द मटेरियल रिसोर्सेस प्रोडक्टिव। स्टाफिंग जो है बाकी सब जो मटेरियल है उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। भाई अच्छा स्टाफ रहेगा तभी ना प्लांट एंड मशीनरी अच्छा से यूज होगा, रॉ मटेरियल अच्छा से यूज होगा, इक्विपमेंट अच्छा से यूज होगा। स्टाफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप सामान बेस्ट भी रख दीजिए, अगर स्टाफ बेस्ट नहीं है तो वो सामान, अच्छा सामान के साथ भी खराबी प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। सचिन का बैट अगर किसी को भी दे दोगे तो सचिन की तरह थोड़ी खेल लेगा। तो सचिन का जादू है वो, हमारे बैट का जादू नहीं है, वो सचिन का जादू है जो इतना अच्छा से खेलता है। वो विराट का जादू है जो विराट इतना अच्छा से खेलता है, वो बैट का नहीं है। कल को विराट का बैट अगर कोई भी मोहल्ला का लड़का को पकड़ा दिया जाएगा तो क्या वो विराट की तरह खेलने लग जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे वही बोला गया, मेक द स्टाफिंग क्या करता है, अदर मटेरियल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाता है। और मटेरियल रिसोर्सेज चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, रॉ मटेरियल्स हो, ये तभी प्रोडक्टिव बनेगा जब वर्कर्स उसको अच्छे से यूज करेगा। और स्टाफिंग जो है वो रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करता है, राइट लोगों को राइट जॉब्स प्रोवाइड करके। तीसरा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो प्रेजेंट जो है ये टेक्नोलॉजी का एज है, एआई का एज है ना। चैट जीपीटी तो बहुत कोई यूज करते होंगे, ग्रोक, डीप सीक, मेटा एआई। हम लोग का अलग कहानी है। हम लोग इंडियन जो है, हम लोग का जो मेरा तो नहीं भाई, मेरा तो अभी सब जो तुम लोग का जो जनरेशन है जो देख रहा है मेरा वीडियो, इन लोग को एआई यूज करना है अलग तरीके से। मेटा एआई से भाई तो कुछ क्वेश्चन पूछ ले यार, सम सॉल्व करवा ले, करंट अफेयर्स पढ़ ले। नहीं, टेक दिस पिक्चर में एक साड़ी पहनना दो। और लड़का लोग क्या करो, रोज लेके ऐसे खड़ा होके एकदम शर्ट पैंट में पहन के एकदम बॉडी बिल्डअप, एआई का ये यूज़ हो रहा है। भाई एआई से कोडिंग सीख ले, कुछ अच्छा सम्स करवा लो, कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लो, एमसीक्यू सॉल्व करवा ले भाई। तो ये सब नहीं करना है। फ़ोटो एडिट करके डाल दिया, कोई दूसरा स्टेट में वो डाल दिया, एफएल टावर का पास खड़ा कर लिया अपने आप को। क्या मजाक चल रहा है बोलो। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर अच्छा स्टाफिंग रहेगा, स्टाफ को अच्छा रहेगा तो टेक्नोलॉजी को भी बेस्ट वे में यूज कर सकता है। एट प्रेजेंट साइंटिफिक एज टेक्नोलॉजी जो बहुत चेंज हो रहा है तेजी से, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप एक राइट पर्सन को टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दीजिए। आप एक राइट पर्सन को टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दीजिए। अरे बाप, ओए क्या हुआ? क्या है उसका घर से? देख लीजिए, क्लास चल रहा है ना, अभी ऐसे पकड़ के पूरा क्लास ले लेंगे। चलो यार, इसको डेली क्लास में ही आने, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल ओनली, अब ये कब पॉसिबल हो पाएगा, व्हेन द मैनेजमेंट परफॉर्म द स्टाफिंग फंक्शन इफेक्टिवली। अगर मैनेजमेंट जो है स्टाफिंग फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा तभी ये चीज हो सकता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसको हम लोग वक्त के साथ साथ सीखते रहेंगे, ठीक है। अब इधर आ लो। तो ये था थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फोर्थ होता है प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो स्टाफिंग जो है ना क्या करता है, राइट लोगों को राइट काम के लिए प्लेस करता है, और जब राइट वर्कर राइट काम में प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वो अच्छे से काम को कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, हम कॉमर्स लेकर पढ़े हुए, हमको बहुत मजा आता है अकाउंटेंसी पढ़ाने में, इकोनॉमिक्स पढ़ाने में, ये सब में। अब हमको कल प्रिंसिपल सर बोले कि नहीं सर, हम लोग का क्लास 8 में जो है मैथ्स का टीचर नहीं है, तो क्लास 8 में हम लोग का मैथ्स टीचर नहीं है, तो अब एक काम करिए ना सर, आप मैथ्स भी पढ़ा दीजिए ना। तो हम मैथ्स भी पढ़ाने लग गए। अब भाई जॉब है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे। तो क्या हमको मजा आएगा मैथ्स पढ़ा के? हमको मजा नहीं आएगा, हमको मैथ्स पढ़ा के मजा नहीं आएगा। तो स्टाफिंग क्या करता है, वर्कर को जॉब्स में प्लेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एज अ रिजल्ट वो लोग को मैक्सिमम रेन्यूमरेशन, एक तो भाई हम अकाउंट्स अच्छा पढ़ाएंगे तभी ना मेरा सैलरी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, और सेकेंडली मेरे पास जॉब सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि हाँ भाई जो हमको अच्छा लग रहा है हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, कौन जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है? स्टाफिंग जॉब सेटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर क्या मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का मतलब होता है स्टाफिंग जो है वो रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूज करने में हेल्प करता है। बेस्ट वे में यूज करने हेल्प करने का मतलब क्या है? यूज करने में देखो, हम लोग अगर सही इंसान को काम में रखेंगे तो वो तुम्हारा जो भी रिसोर्सेस है उसको सबसे बेस्ट तरीके से यूज करेगा, रिसोर्सेस को वेस्ट भी नहीं करेगा और अंडर यूज भी नहीं करेगा। तो स्टाफिंग वर्कर को ट्रेंड करता है, सिलेक्ट करता है, ठीक है ना? क्यों? ताकि वो अपना बेस्ट दे, और जब वो अपना बेस्ट देगा तो वो सिर्फ तरक्की नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी तरक्की करेगा, ठीक है? अच्छा हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, सबको सलाम कर दो, सलाम कर दो। चल, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग शुड बी परफॉर्म्ड प्रॉपरली। अब देखो, मैक्सिमम आउटपुट के लिए अगर हम लोग चाहते हैं कि बेस्ट यूटिलाइज हो ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को स्टाफिंग का फंक्शन भी वैसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, स्टाफिंग ह्यूमन कैपिटल को ट्रेंड करता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? मेरा जो वर्कर्स है वही क्या है? मेरा ह्यूमन कैपिटल है। मेरा जो वर्कर्स है, मेरा जो एम्प्लॉइज है, वही मेरा ह्यूमन बीइंग ही ह्यूमन कैपिटल है। उन लोग को ट्रेनिंग और प्रमोशन के थ्रू हम डेवलप करते हैं, है ना? देखो, हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे चौक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे। फिर आ गया कोविड, तो हम लोग सीखे कि भाई ऑनलाइन कैसे होता है। उस वक्त देखते बहुत मुश्किल से हम लोग कर पाते थे, फिर धीरे धीरे करके सीखते गए। आज ऑनलाइन में कोर्स लॉन्च होता है, 100 बच्चा इनरोल्ड हुआ है। अब सोचो 100 बच्चा को हैंडल करना कितना टफ है, बट कर रहे। क्यों? क्योंकि ट्रेन करते करते क्या हुआ? हम लोग का डेवलपमेंट हो गया। तो स्टाफिंग डेवलप करता है ह्यूमन कैपिटल को थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट रिक्वायरमेंट फॉर स्किल एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन फ्यूचर। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर फ्यूचर में मेरे पास रहे। एलिमिनेशन ऑफ ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्टाफिंग से हम लोग को पता चलता है कितना लोगों का जरूरत है, किस किस काम में कितना लोग चाहिए। तो स्टाफिंग से ओवर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है कि 4 का दरकार है, हम 6 आदमी को काम में रख लिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता है कि भाई 6 का दरकार है, हम 4 आदमी को काम में रखे। तो इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन इट्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट, अगर देखो हमको जितना चाहिए उससे ज्यादा वर्कर है तो आइडियल लेबर होगा, फालतू का बैठ कर रहेगा, पैसा फालतू का देना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एम्प्लॉयज कम है जितना जरूरत है तो फिर नॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत हेक्टिक हो जाएगा, काम सही से हो नहीं पाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्कर ओवरवर्क हो जाएगा। ओवरवर्क होने की वजह से क्या होगा? क्वालिटी ऑफ काम खराब हो जाएगा। जैसे कि देखो, अब मान लो एक स्कूल है, अब एक स्कूल में मान लो कॉमर्स सेक्शन में 200 बच्चे हैं, अब 2 ही टीचर को दे दिया सब पढ़ाओ, सुबह से लेकर शाम तक वही लोग पढ़ा रहा है, 8-8 पीरियड एक दिन में ले रहा है, तो इससे क्या होता है? ओवरवर्क हो जाता है। बट अगर वहीं पे मान लो 2 की जगह 4 टीचर है, आधा ये पढ़ा रहे, आधा वो, सब मिलकर पढ़ा रहे, सबके पास आधा टाइम जो है फ्री है, तो अपना लेसन प्लान करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा माइंड और ज्यादा बेटर वे में पढ़ा पाएंगे वो लोग, है ना? तो ओवर एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? आइडियल लेबर रहेगा, लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट से लेबर ओवरवर्क हो जाएगा, काम पेंडिंग होने लगेगा, एक्सप्लॉइट होगा वर्कर, टायर्ड रहने लगेगा, क्वालिटी ऑफ काम, क्वालिटी ऑफ वर्क डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना? तो हेल्प करता है ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट करने में। तो ये 7 जो है इंपॉर्टेंस अभी हम आप लोग का एक्सप्लेन किया है स्टाफिंग का, है ना? दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर क्या स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है? चलिए सर देखते हैं इसको। हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स है, एक है ह्यूमन फैक्टर, दूसरा है नॉन ह्यूमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में वर्कर्स है, स्टाफ है, मैनेजर्स है, ये लोग ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग।
नॉन ह्यूमन फैक्टर में आ जाएगा रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। ये लोग क्या है, नॉन ह्यूमन फैक्टर है। हर ऑर्गेनाइजेशन को 2 चीज चाहिए। देखो स्कूल सिर्फ हम लोगों से नहीं चलेगा, चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लाइट चाहिए, फैन चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, ये सब नॉन ह्यूमन फैक्टर है। और ह्यूमन फैक्टर टीचर्स, ग्रुप डी स्टाफ, दरवान जी, फिर तुम्हारा जो मेड्स है उन लोग, ऑफिस स्टाफ, अकाउंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, ये लोग भी चाहिए, ये लोग ह्यूमन फैक्टर्स है। तो ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन फैक्टर जो है वो नॉन ह्यूमन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, यूज करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव किया जाए इफेक्टिवली। अब देखो हम लोग एज ए टीचर, हम लोग चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, स्केल, टेबल, चेयर, ये सब यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग का जो मेन मोटिव है बच्चा लोग को अच्छे से पढ़ा के बेस्ट रिजल्ट लाना, ये हम लोग कर पाए। तो ह्यूमन फैक्टर के विदाउट नॉन ह्यूमन फैक्टर का कोई काम, भाई टीचर्स नहीं है, चौक, डस्टर, बेंच, चेयर का क्या होगा, कोई काम नहीं है। तो पीटर ड्रकर बोला है कि विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। अगर ह्यूमन फैक्टर नहीं है, लेबर के बिना बाकी जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब बेकार है, कोई काम का नहीं है। आप एसी लगा लो, बड़ा सा खूबसूरत सा टेबल बिछा दो, कुछ नहीं है। अगर आपके पास अच्छा वर्कर नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। एसी लगवा लिए, डिजिटल बोर्ड लगवा लिए, टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? ठीक है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर नेसेसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉपर मैनेजमेंट ह्यूमन फैक्टर जो है वो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन फैक्टर को अच्छे से मैनेज किया जाए। इट इज कंसर्न, अब जैसे हम लोग पहले बता दिए, ये कंसर्न है स्टाफिंग, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड, ये सब आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ऑन दी अदर हैंड स्टाफिंग में क्या क्या आता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब आ जाता है। तो इट इज क्लियर इन एडिशन टू स्टाफिंग, स्टाफिंग के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म्स मेनी मोर फंक्शंस, सो इट कैन बी सेड दैट स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आए? तो देखो अगर मान लो ये पूरा जो है, ये पूरा स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है स्टाफिंग, ये हो गया स्टाफिंग, और ये पूरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइड फील्ड है जिसका एक स्मॉल पार्ट है स्टाफिंग। तो क्या इज स्टाफिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? यस, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? चलिए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो ब्रांच है मैनेजमेंट का जो डेवलप करता है नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी एम्प्लॉय का, ताकि वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स दोनों को ही अचीव कर पाए। ठीक है। तो इट इज क्लियर, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो अब आते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बाबू? स्टाफिंग प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले आप क्या करते हैं? नंबर 1, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है? अब डायरेक्टली तुम किसी को भी उठाए, ए वर्कर को हायर किया, ए लो प्रमोशन दे दिया, ऐसे तो नहीं होगा। बहुत सारा स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। ये सब स्टेप्स देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। बार बार बोल रहे बाबू, मार्क कर लेना, स्टाफिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स में ये सब आ सकते हैं। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहला चीज जो आपको करना है ये देखना है कि सर मेरा मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, तो सर स्कूल में कितना टीचर्स चाहिए, ठीक है ना? अब वो टीचर्स में से भी कितना कॉमर्स में चाहिए, कितना साइंस का चाहिए, कितना लैंग्वेज का चाहिए, कितना बंगाली, हिंदी, कितना ग्रुप डी स्टाफ चाहिए, कितना ऑफिस का वर्कर्स चाहिए, कितना मेड्स चाहिए,
कितना वॉचमैन चाहिए, इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो स्टाफिंग का सबसे पहला जो स्टेप है या प्रोसेस है वो है आप ये अंदाजा लगाइए आपको कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, और ये आप अपना वर्कलोड, अपना ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखकर पता लगाइएगा। एक बड़ा स्कूल है तो ज्यादा टीचर्स लगेगा, छोटा सा स्कूल है 100-150 बच्चा पढ़ रहा है, कम टीचर्स लगेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, आप डिटरमाइन करिए। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो है मैन पावर एस्टिमेशन। आप मैन पावर एस्टिमेशन लगा लिए, दूसरा स्टेप आता है इसमें रिक्रूटमेंट। क्या आता है इसमें? रिक्रूटमेंट। सर क्या मतलब है रिक्रूटमेंट का? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करना, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को, कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। इसको क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए, रिक्वायर्ड अकाउंट्स टीचर फॉर क्लास 11 एंड 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड। अब लोग अप्लाई करेंगे, इसको ही बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो हम क्या किए, हम लोगों को मोटिवेट किए कि भाई सीवी भेजो, ईमेल करो, आके ऑफिस में सीवी ड्रॉप करके जाओ, तो इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है ना? तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, मोटिवेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो स्कूल को एक वाइस प्रिंसिपल का जरूरत है। अब वो लोग जो है पहले बोला कि एग्जिस्टिंग जो टीचर लोग हैं आप लोग अप्लाई करिए वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। अब एग्जिस्टिंग मान लो 50 टीचर्स है, अब 50 में से 30 जो है वो अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है ना? दूसरा हो गया नहीं हम बाहर का कोई को लाएंगे, तो हम ऐड डाल दिए सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में कि भाई अप्लाई करिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब इंड्यूसिंग, मोटिवेटिंग, इंकरेजिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज कि आप लोग पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो मैन पावर एस्टिमेशन के बाद हम ऐड डाले, रिक्रूटमेंट हो रहा है। रिक्रूटमेंट के बाद अब मान लो मेरे पास तो 2 ही वैकेंसी है, सीवी आ गया 50 का, अब हम करेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा सर? बहुत सारा तरीका है, रिटन हो सकता है, आप रिटन टेस्ट ले लीजिए, या फिर आप जो है इंटरव्यू ले लीजिए, या आप सीवी देख लीजिए कि भाई कौन कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हायरिंग हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आफ्टर दैट अच्छा देखो रिक्रूटमेंट जो है ना इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया, क्योंकि यहां लोगों को हम बोलते हैं अप्लाई करिए। प्लेसमेंट सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला गया, क्योंकि यहां हम लोगों को छांटते हैं, निकालते हैं। भाई 50 सीवी आया था, 48 को हटा दिए, तो नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, नेक्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है जॉब में अपॉइंट दे देना, अपॉइंटमेंट करना। भाई सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों को चाहिए। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द जॉब, है ना? जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ, जो काम के लिए सिलेक्ट हुआ, उसको वो काम में डाल देना, इसको बोलते हैं सिलेक्शन, सॉरी प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब देखो वो जो नया लड़का आया है, न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय है, उससे उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से और ऑर्गेनाइजेशन को जो रूल्स और पॉलिसीज है उससे एक तरह का गेट टुगेदर करवाया जाता है। ठीक है ना? बताया जाता है ये आपका बॉस है, ये आपका सीनियर है, ये आपका जूनियर है, आपको कोई प्रॉब्लम होगा आपको इसके पास जाना है, इसको ये बोलना है, उसको वो बोलना है। ठीक है ना? तो ओरिएंटेशन, वर्किंग आवर्स कितना है, कितना लीव आप अवेल कर सकते हैं, मतलब एक तरह का सब कुछ उसको समझाना, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। आप लोग जब स्कूल में एडमिशन लिए होगे, एक प्रोग्राम होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, आपको बताया गया होगा इतना ये डिसिप्लिन है, ये हम लोग का रूल्स है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स आपको बताया गया है ना। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओरिएंटेशन दे दिया गया, प्लेसमेंट के बाद आपको अब आपको ट्रेन किया जाएगा। तो सर ट्रेन क्या किया जाएगा? हमको तो पढ़ा नहीं आता है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो ट्रेन किया जाएगा आपको, ताकि आप जॉब्स को और बेटर वे में कर सके। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा, सो दैट देयर एफिशिएंसी गेट्स इंक्रीज, उन लोग की एफिशिएंसी और बढ़ जाए, इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए। आफ्टर दैट प्रमोशन। अब देखिए
ट्रेनिंग जनरली आपको ट्रेन तब किया जाता है जब आपको प्रमोट करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेकर जाओ यार 5 मिनट का काम है और वहां पे तो ठीक है बाहर तुम देख लो। गेट बंद है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रमोशन। अब प्रमोशन का क्या मतलब है? प्रमोशन का मतलब है आपका जो पोजीशन है उससे और हायर पोजीशन में आपको दे दिया जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमोशन। कि भाई प्रमोट कर दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन, ठीक है ना। तो देखो जनरली जब आपको प्रमोट किया जाने वाला रहता है ना, उससे पहले ही आपको ट्रेनिंग एंड ऑल दे दिया जाता है, ठीक है ना। कि आप एक वाइस प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल बनाया जा रहा है तो आपको पहले थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। तो ये सब जो है स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है कि मैन पावर एस्टिमेट करना, उसके बेसिस में रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्ट करना, सिलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब में प्लेस्ड कर दो, ओरिएंटेशन दे दो, फिर प्रमोशन होना है तो ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट उन लोग को होगा, तब वो लोग प्रमोट होगा। ये स्टेप्स है इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो क्लियर हुआ भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा इसको यही रख दें क्योंकि थियोरिटिकल पोर्शन है ना, हाफ एन आवर का क्लास सही है, इसको ब्रेक कर करके, क्योंकि अगर 50 मिनट्स 1 आवर का क्लासेस करवाएंगे इसमें प्रॉब्लम ये होने लगेगा कि बोर लगने लगेगा। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, जो पेड बैच के स्टूडेंट लोगों के पास तो पूरा लिस्ट रहेगा। अगर किसी को करना है 2 क्लास एक बार में कर लो, अगर किसी का कैपेसिटी बहुत हाई है, ऐसे तो भाई आप लोग का अटेंशन स्पैन, हम तो पढ़ाते हैं 11-12 को स्टूडेंट लोग को 10 मिनट भी चुप नहीं रह पाते हैं उन लोग। इतना ज़्यादा अटेंशन स्पैन कम हो गया स्टूडेंट लोग का ये टिकटॉक और इंस्टा का रील्स की वजह से, कि हर 10 सेकंड में तो स्क्रॉल करने की आदत है। तो ये टीचर को कैसे 1 घंटा सुन लेगा? टीचर चेंज करो, दूसरा लाओ, है ना। तो अटेंशन स्पैन ऐसी बहुत कम हो गया। तो बेस्ट है 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स 40 मिनट्स तक का, ठीक है। और ये तो अकाउंट्स रहते तो फिर भी अकाउंट्स प्रैक्टिकल पोर्शन में 40-45 मिनट्स तक ही ओके। थ्योरेटिकल पोर्शन तो 1 घंटा करना, मतलब वो बच्चा आधी में ऑफलाइन क्लास में वो सो जाता है, ऑनलाइन में क्या ही उससे उम्मीद करना। चलिए यहाँ तक टिक करते हैं। अभी हम दूसरा वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, बट इसको ब्रेक करके फिर नेक्स्ट डे। रीजन क्या है? ताकि आप लोग को, हाँ भाई चलो आधा घंटा वाला वीडियो था देख लिए, अभी कोई देखेगा 1 घंटा का वीडियो बोले नहीं बाबा, डर से वो देखने ही नहीं मांगेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट न्यू टॉपिक है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास होगा ही, 8334835908, ठीक है। हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए, क्योंकि पूरा वीडियो यूट्यूब में नहीं आएगा। जो जितना सिलेबस आप देख रहे हैं पूरा तो ही आएगा, बस सिर्फ स्टाफिंग का वीडियो आएगा, बाकी सब का जितना भी है बस फर्स्ट क्लास आएगा। तो आप लोगों को तो पूरा चाहिए ना, पूरा चाहिए तो हम लोग का पेड बैच में इनरोल होइए, फीस एकदम कम है। और जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, पूरा एक्सप्लेन करना ये वाला, तो हम आप लोग को सजेशन देंगे। 1 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला है, तो 2 मार्क्स वाला कुछ हम क्वेश्चंस आप लोग को लिखवाएंगे विथ आंसर्स जो एग्जाम में आएगा, और 5 मार्क्स वाला हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग को लिखाएंगे विथ आंसर्स जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। प्लस हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके पूरा ये सब चैप्टर से जो आया वो सब दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।